साल 2025 में जिस तरह से कुंभ के अंदर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची है और कई लोगों की जान चली गई है, इससे पहले भी 2 बार प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच चुकी है। साल 1954 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उस दौरान तकरीबन 1000 लोग मारे गए थे। किस तरह से भगदड़ मची थी, क्या कुछ हुआ था, इस पूरी घटना को कहानी के माध्यम से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। साल 1954 आजाद भारत के अंदर पहली बार प्रयागराज में कुंभ लगा था, यानी आजाद भारत का पहला कुंभ था। अब प्रयागराज के अंदर लाखों की तादाद में हर रोज लोग स्नान करने के लिए संगम पे पहुंच रहे थे। सरकार ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए थे। उस वक्त भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, लाइट की व्यवस्था की गई थी, यानी किसी भी तरह से सरकार को कुंभ को सक्सेसफुल कराना था, क्योंकि सरकार की साख भी दांव पर लगी हुई थी। आजाद भारत का पहला कुंभ था, सब कुछ कुंभ के अंदर ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच दिन आता है 3 फरवरी साल 1954 का। इस दिन मौनी अमावस्या थी। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी कुंभ में पहुंचे हुए थे। सुबह 8 से 9 बजे के करीब लोगों को खबर मिलती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेले में आए हुए हैं और संगम की तरफ जाने वाले हैं। इसीलिए काफी ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। प्रधानमंत्री को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थे और उस ओर जाने लगे जिस ओर से उनकी गाड़ी निकलने वाली थी। दूसरी ओर यानी दूसरे छोर पर साधु थे। साधुओं का भी जुलूस निकल रहा था। लेकिन जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हुए थे, उनका रास्ता क्लियर करना था, उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो, इस चीज को ध्यान में रखना था। इसीलिए श्रद्धालुओं को और साधुओं को भी एक ही जगह रोक दिया गया था। कई घंटों तक के लिए सब कुछ जाम कर दिया गया था। उसी समय फोटो जर्नलिस्ट हैं NN मुखर्जी, ये बताते हैं कि 10:30 बजे का टाइम होगा। ये एक टावर के पास में खड़े हुए थे। इन्होंने देखा कि नेहरू की कार त्रिवेणी की तरफ आई और किला घाट की तरफ निकल गई। अब जैसे ही नेहरू जी की कार वहां से निकलती है, उसी दौरान पुलिस जो है बिना किसी योजना को बनाए जो लोग रोके हुए थे, जो श्रद्धालु और साधु रोके हुए थे, उन्हें छोड़ देती है। अब भीड़ काफी ज्यादा तादाद में थी। बैरिकेड्स तोड़कर, बैरिकेड्स फांदकर पब्लिक जाने लगती है नेहरू को देखने के लिए। तभी साधुओं का जुलूस भी निकल रहा था। अब साधुओं ने जब इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ देखी तो उन्हें लगा कहीं ये भीड़ नुकसान ना पहुंचा दे और उनकी तरफ ना आ जाए। इसीलिए साधुओं ने अपने हथियारों से, जो उनके हाथ में शस्त्र वगैरह होते हैं, उससे हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुंभ के अंदर काफी ज्यादा माहौल बिगड़ गया। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। ये भगदड़ तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा चली थी। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। फोटो जर्नलिस्ट NN मुखर्जी तस्वीरें निकालने में जुटे हुए थे और वो इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे थे, यानी उन्होंने अपनी जान को भी उस समय जोखिम में डाल दिया था। वो भी भीड़ में गिर गए थे। उनके जो साथी थे, उनके जो साथी पत्रकार थे, उन्हें ऐसा लगा था कि NN मुखर्जी की अब मृत्यु हो गई है। लेकिन NN मुखर्जी अपने कैमरे के अंदर ये सारी तस्वीरें कैद कर रहे थे। भगदड़ खत्म हुई तो तकरीबन ये पता चला कि कई लोगों की जान चली गई है। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कितने लोगों की जान गई है। तभी NN मुखर्जी अपने 1:30 बजे के करीब में अपने ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जैसे ही उनके संपादक उन्हें देखते हैं, काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुम जिंदा लौट कर आ गए, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। तो वो NN मुखर्जी उस समय कहते हैं कि मैं खुद ही नहीं आया हूं, बल्कि कुंभ की तस्वीरें भी लेके आया हूं। बहुत बड़ा और बहुत भयानक हादसा हुआ है। तस्वीरें देखने के बाद आप भी यकीन नहीं कर पाओगे। अब जैसे ही तस्वीरों को देखा जाता है तो अंदाजा लगाया जाता है कि तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सरकार का कहना था कि ज्यादा बड़ा हादसा नहीं है और छोटी मोटी घटना हुई है। अगले दिन समाचार पत्र में, यानी छायाकृति नाम का एक समाचार पत्र था, इसके अंदर तस्वीरें छाप दी जाती हैं
और बाकायदा ये बताया जाता है कि कुंभ के अंदर जो भगदड़ हुई है वो एक बड़ा हादसा था और 1000 लोगों की जान चली गई है। अब जैसे ही ये खबर सामने आती है, राजनीतिक हंगामा खड़ा हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी सदन में इस मामले पर बयान देना पड़ता है। खैर, इस पूरी खबर छपने के बाद अब सरकार का कहना था इस खबर को खंडन छपना चाहिए, यानी सरकार उस समय ये कह रही थी कि ये खबर बिल्कुल सरासर झूठी है। अब अगला दिन निकलता है, अगले दिन भी एन मुखर्जी कुंभ में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें अब सबूत भी सामने लाने थे। खबर तो छप चुकी थी लेकिन सरकार ने खंडन करने के लिए कहा था, मगर सबूत सामने लाने के लिए वो दोबारा से कुंभ में पहुंच गए थे। कुंभ में वो उस जगह पहुंचे थे जहां पर लाशों का ढेर लगाया हुआ था और लाशों को जलाने की तैयारी की जा रही थी। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस कर्मचारी उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम आगे नहीं जा सकते, मगर वो एक इंसान, गरीब इंसान का वेश बनाते हैं और अपने कैमरे को, एक छोटे से कैमरे को अपने बैग में छुपा लेते हैं। छुपाने के बाद वो जैसे तैसे करके उस एरिया में पहुंचते हैं, एक पुलिस अधिकारी से बात करके कि मेरी दादी यहाँ पर है और बस मुझे एक बार उन्हें देख लेने दीजिए, फिर उसके बाद जो आपको कुछ करना है वो आप कर लेना। अधिकारी मान जाता है और कहता है कि तुम जल्दी वापस आना। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो वहां के मंजर को देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लाशों के चट्टे लगे हुए थे और उन पर आग लगाने की तैयारी की जा रही थी। वो अपने छुपे हुए कैमरे से तस्वीरें निकाल लेते हैं। तस्वीरें निकालकर वो वहां से वापस आ जाते हैं और अगले दिन फिर अपने अखबार छायाकृति में इन तस्वीरों को छापते हैं, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया था क्योंकि तकरीबन 1000 लोगों की जान चली गई थी और एक जगह पर इकट्ठा करके सभी लाशों को आग लगा दी गई थी। इस खबर के छपने के बाद उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्लभ पंत थे, जो काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं और पत्रकार को भी एक तरह से गालियां देते हैं। खैर, उस पत्रकार ने पूरी सच्चाई के साथ में इस खबर को सामने लाया और सरकार के आगे वो डरा नहीं था। साल 2013 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी बताया जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई थी जिसमें तकरीबन 36 लोगों की जान चली गई थी। खैर, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरह की स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।